Hi guys, how are you beta? Fine. So today we are going to study physical properties of carboxylic acids. तो हम टॉपिक डाल देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज से है ना, चाहे वो एल्डिहाइड की हो, चाहे वो कीटोन की हो, अल्कोहल की हो या किसी की भी हो, वो इम्पोर्टेंट इसलिए कि यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ये याद रखना, बोर्ड के लिए स्पेशल। ठीक है, कंपटीशन में तो यहाँ से क्या, मैं वहाँ से मैकेनिज्म के अंदर से भी एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, कन्वर्जन से भी बना देते हैं, लेकिन यहाँ बोर्ड के लिए स्पेशल ये वो जगह है फिजिकल प्रॉपर्टी जहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा रेज होते हैं। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल पढ़ेंगे। देखो, फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट क्या है, मतलब सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, सिंपल ये बात करनी है हमें इसमें। तो इसमें आप याद रखोगे फर्स्ट 9 मेंबर्स इन एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब जो एरोमेटिक नहीं है, सिंपल जो आर ग्रुप होता है ना, जिनमें एल्काइल ग्रुप आता है। एलिफेटिक का मतलब है कार्बन चेन वाला। ठीक है, और एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें बेंजीन रिंग आ रही हो, बेंजीन रिंग वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, या CH2COOH लगाओ, तो इन सबको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ऐसे COOH वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, चेन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, उनमें जो फर्स्ट 9 मेंबर्स होंगे, ठीक है, 9 मेंबर्स का मतलब हो गया ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर 8 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप लगाओ और लास्ट में एक COOH लगाओ, या इससे पहले वाला। मैक्सिमम 9 मेंबर्स तक सभी क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं। इन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स फर्स्ट 9 मेंबर्स आर कलरलेस लिक्विड्स। क्या होंगे बेटा, कलरलेस लिक्विड। ठीक है, क्यों, ठीक है, आर कलरलेस लिक्विड हैविंग अनप्लीजेंट ऑर्डर, अनप्लीजेंट ऑर्डर, अनप्लीजेंट ऑर्डर। और इसके बाद आओगे तुम, तो जो नेक्स्ट मेंबर होंगे, ठीक है, इसके बाद देयर आफ्टर देयर आर वैक्स सॉलिड्स। वैक्स सॉलिड्स का मतलब जैसे बाम देखा है तुमने, झंडू बाम या कुछ भी, ऐसे सॉलिड्स होंगे, बिल्कुल हार्ड सॉलिड नहीं होते हैं, बोर्ड के जैसे, मार्कर के कवर के जैसे, ऐसे सॉलिड नहीं। कैसे, वैक्स सॉलिड, सॉलिड ज्यादा लेकिन वहां थोड़ा सा लिक्विड भी होगा, ऐसे उससे बनता है वैक्स। ठीक है, वैक्स सॉलिड्स, बट नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ऑर्डर। कोई भी इनका स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होगा बेटा। ठीक है, क्यों, ड्यू टू देयर लो वॉलेटिलिटी। लो वॉलेटिलिटी होगी तभी तो वैक्स सॉलिड्स होंगे मेरे भाई। ठीक है, लो वॉलेटिलिटी क्या होता है, कौन कितनी जल्दी उड़ सकता है, कौन कितना ज्यादा वॉलेटाइल है, मतलब कौन कितना जल्दी एस्केप करेगा अपने बीकर से, या ठीक है वहां से कितनी जल्दी उड़ेगा। जितना लेट उड़ेगा उतना कम वॉलेटाइल होगा, जितना जल्दी उड़ेगा उतना ज्यादा वॉलेटाइल होगा। ठीक है, तो कम वॉलेटाइल है इसीलिए क्या है, वैक्स सॉलिड है। ठीक है, कम वॉलेटाइल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं उड़ते हैं, उड़ते हैं लेकिन एक टाइम चाहिए उनको। समझ में आ गया। तो ये बात थी बेटा फिजिकल स्टेट की। अच्छा, बेंजोइक एसिड जो होते हैं, जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड एंड देयर होमोलोग। ये होमोलोग क्या है, ये होमोलोग वर्ड कहां से आ रहा है। देखो 10th क्लास में तुमने एक चीज पढ़ी थी, मान लो मेरे पास बेटा मीथेन है CH4, इससे अगला इथेन CH3CH3, इससे अगला प्रोपेन CH3CH2CH3। इन सब में किसका डिफरेंस आ रहा है,
एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, फिर अगला CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, एक CH2 इसमें से माइनस कर दो तो ये बन जाएगा, माइनस कर दो CH2 प्रोपेन में से तो ईथेन बन जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर जो अगला मेंबर है, जैसे मीथेन के बाद ईथेन आया, ईथेन के बाद प्रोपेन आया, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन आया, जो प्रोपेन स्पेशली यहां देखो, प्रोपेन से जब हम ब्यूटेन की तरफ जा रहे हैं तो मैं अगर प्रोपेन में CH2 जोड़ दूं बेटा तो हमें क्या मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा। तो ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। तो मैं बोलूं कि प्रोपेन का हायर होमोलोग क्या होगा, तो आप आंसर दोगे ब्यूटेन, और मैं पूछूं ब्यूटेन का लोअर होमोलोग क्या होगा, तो आप आंसर दोगे प्रोपेन। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अच्छा तो मुझे बताओ बेंजोइक एसिड का हायर होमोलोग क्या होगा, बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक एसिड ये है, बेंजोइक एसिड ये है COOH, तो इसका हायर होमोलोग क्या होगा, सिंपल, इस पे पहले एक बीच में CH2 डाल दो और COOH डाल दो, बात खत्म, ठीक है। बेंजोइक एसिड्स एंड, समझ में आ गया ना, एंड देयर होमोलोग्स आर सॉलिड्स, लिख दो आर सॉलिड्स। तो ये था बेटा फिजिकल स्टेट का डिस्कशन, इसमें ज्यादा कोई लॉजिकल और रीजनिंग वाले ऐसा कुछ क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट हो गई फिजिकल स्टेट, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड वन इज BP, बॉइलिंग पॉइंट। देखो हमने एल्कोहल पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता था, हाँ, इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ईथर से, हाइड्रोकार्बन से। इसके बाद हमने एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा, एल्डिहाइड पढ़ा, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, किससे, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से या ईथर से। क्यों, क्योंकि कीटोन तो नहीं दिखाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन एल्डिहाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या दिखाएगा, H बॉन्डिंग, सोचो जरा, कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनाओ, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे, अगर दिखाएंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा होगा। अगर एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन से भी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे तो उनसे भी ज्यादा होगा, और ऐसा ही होता है। तो पहले पॉइंट लिखो, पहले पॉइंट लिखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स, सब लिखा, सब आ जाएगा इसमें, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ा है ना हमने, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ठीक है बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अच्छा ईथर रह गया बीच में, ईथर भी डाल लो, हाइड्रोकार्बन यहां पे, ईथर डाल दो, चलो, ईथर्स, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। अगर पूछता है क्यों, ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, बात समझ में आ रही है, H बॉन्डिंग। एक बार मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, देखो सब एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा दिखाता है एल्कोहल H बॉन्डिंग, ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता दिया जहां मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिस्कस कर रहा था। तो मैं अभी उससे ज्यादा, उन दोनों से ज्यादा दिखा रहा है एल्कोहल, तो मैं डायरेक्ट एल्कोहल से कंपैरिजन करूं, ठीक है, तो मैं बता दूंगा। अगर उससे ज्यादा आ गया तो हाँ भाई कार्बोक्सिलिक एसिड उससे ज्यादा दिखाता है, उससे कम आया तो हाँ फिर एल्डिहाइड कीटोन से कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा, सीधा सा लॉजिक है। मानो तुम्हारे पास बेटा 4 पहलवान है, ये अच्छा पहलवान है मानने के लिए इसको अपने आप को प्रूफ करना है। 4 पहलवान है, छोटा है सबसे ये है, इसको क्या करना है कि अपने आप की स्ट्रेंथ चेक करनी है। या तो ये क्या करे, इसको हराए पहले, फिर इसको हराए, या इसको हराए फिर आगे आए, ठीक है। लेकिन
ये क्या करता है, ये जो सबसे लास्ट वाला है ये क्या करता है, ये अभी नया नया है मैदान में, ये क्या करता है सबसे आगे वाले को हरा देता है। तो इन तीनों से हावी हो गया ना फिर मुझे इन दोनों से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, एल्डिहाइड कीटोन से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, सीधा अल्कोहल से कंपैरिजन कर रहा हूं। अगर इसने अल्कोहल को हरा दिया, ठीक है, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग के टर्म्स में, तो मैं कह दूंगा कि एल्डिहाइड कीटोन से तो ज्यादा होगा ही। समझ में आ गई बात? चलो देखो क्या कॉन्सेप्ट है। अरे यार बुद्धि खराब है रही तेरी। एक RCOOH चेरा बेटा, दूसरा ये रहा, ये दो मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है। इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस कार्बोनिल ऑक्सीजन का, ये तुमको याद है मैंने बताया था जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टार्टिंग कर रहा था, ये कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, तो यहां से ये इस हाइड्रोजन से H बॉन्डिंग कर रहा होगा, ठीक है। मैं ब्लू मार्कर से इंडिकेट कर रहा हूं तो साफ साफ दिखेगा, ठीक है। कहां पे H बॉन्डिंग दिखेगी बेटा आपको, यहां पे। एक तो ये रही इंटरमोलिकुलर, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है इसलिए इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। एक यहां भी दिखेगी, इस वाले कार्बोनिल ऑक्सीजन कौन से किससे कर रहा है, हाइड्रोजन से, तो ये क्या हो गया H बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। कितने हमें दिख रहे हैं, दो H बॉन्डिंग दिख रही है इंटरमोलिकुलर। इसके बाद एल्कोहल में देखो बेटा, एल्कोहल में ROH, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट एक मिनट HOR, ठीक है। फिर से HOR। तो देखो तो मैं बेटा यहां पे है ना, ये H बॉन्डिंग दिखाई दे रही होगी, है कि नहीं, ये H बॉन्डिंग दिखाई दे रही होगी। अच्छा, मैंने उसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में कंपैरिजन किया, इसलिए दो मॉलिक्यूल के बीच में ही करते हैं, तीसरे को हटा दो, ठीक है। तो यहां कितनी H बॉन्डिंग दिख रही है, एक H बॉन्डिंग दिख रही है, वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन दिख रहा है हमें। तो ये देख के क्लियर कट हो जाता है बेटा, क्या क्लियर कट हो जाता है कि यहां पे ज्यादा H बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, दो मॉलिक्यूल के बीच में दो H बॉन्डिंग इंटरेक्शन दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहां पे एक ही दिखाई दे रहा है। तो फिर बॉन्डिंग किनके बीच में ज्यादा स्ट्रांग हो रही होगी, इनके बीच में। बॉन्डिंग किनके बीच में ज्यादा स्ट्रांग हो रही होगी, इनके बीच में। कंपैरिजन टू दिस, H बॉन्डिंग ज्यादा, तो बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। कॉन्सेप्ट समझ में आया, वही मैंने आपको यहां पे लिखवाया हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, वो देखो, नोट डाउन कर लो। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इतनी ज्यादा H बॉन्डिंग होती है, इतनी ज्यादा H बॉन्डिंग होती है कि वेपर फेज में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के तुम दो मॉलिक्यूल वहां पे गलती से आप मतलब एक दूसरे के पास में आ गए तो तुरंत डाइमर फॉर्म कर लेते हैं, तुरंत डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। सर ये डाइमर क्या होता है बेटा, एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करके बैठे हों उसे बोलते हैं डाइमर, तीन बैठे हों तो बोलते हैं ट्राइमर, चार जुड़े हों तो टेट्रामर, पांच जुड़े हों तो पेंटामर, ठीक है। ऐसे 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 करके तो डाइमर से आगे जो चले जाते हैं उनको ही हम पॉलीमर भी बोल देते हैं। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं भाई, तो क्या बन गया, पॉलीमर। सिंपल सी बात समझ में आ रही है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लो। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, कि इनफैक्ट ऐसे लिखो, इनफैक्ट एनसीईआरटी की एकदम सॉलिड लाइन है, एंड इंपॉर्टेंट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स मॉलिक्यूल, ऐसे लिखो, एसिड्स मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज डाइमर इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। समझ में आ गया, ये याद रखना, क्लियर कट। तो यहां पे आपका बीपी खत्म होता है। इसके बाद क्या आती है, सॉल्युबिलिटी, थर्ड,
यही 3 चीज आती हैं हर एक केमिकल प्रॉपर्टीज में, सॉरी हर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में। क्या? सबसे पहले फिजिकल स्टेट, उसका थोड़ा ऑर्डर के बारे में बात होती है, फिर बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी। यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम। हाँ, तो बस यही पढ़ते जाना है, बस कंपाउंड ही तो चेंज होते हैं। पहले एल्डिहाइड कीटोन के बारे में पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। थर्ड है सॉल्युबिलिटी। इसमें लिखो बेटा, लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर या मिसिबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर या मिसिबल एक ही बात है, ठीक है। सॉल्युबल वर्ड यूज होता है सॉलिड के लिए, सॉलिड इन लिक्विड, और मिसिबल वर्ड होता है लिक्विड को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर, लोअर का मतलब यहां पे अप टू 4 कार्बन, ये और याद रखना आप, कितने? अप टू 4 कार्बन, ठीक है, आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि H बॉन्डिंग कर रहे होंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, तो आराम से क्या हो रहा होगा? सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है वाई, तो आप आंसर लिखोगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बट हायर देन दिस solubility decreases, solubility decreases because of increase in molecular mass, molecular mass, ठीक है, molecular mass। क्यों ऐसा होता है? देखो, आपको याद होगा जब आपको सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पीछे वो आता है ना सब, सेपोनिफिकेशन वाला पार्ट, जहां पे सर्फ बनता था डिटर्जेंट, हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये सब आपने पढ़ा है ना। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट उसमें कौन सा होता था बेटा? एल्काइल, वो आगे की एल्काइल चेन। और हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा होता है? पीछे का COO- वाला पार्ट। तो इसमें वही सेम सीन है। देखो क्या सीन है, एक R एक COO-। मैंने मान लो इसमें से H हटा दिया, Na बना दिया। अब ये पार्ट तो हर एक कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट रहेगा बेटा, ठीक है। चलो यहां H लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा होता था? हाइड्रोफोबिक। ये वाला पार्ट कौन सा है? हाइड्रोफिलिक। ये आपने पढ़ा है। अब होता क्या है कि ये तो मदद करता है पानी के साथ रिजॉल्व होने में, H बॉन्डिंग बनाने में, लेकिन अगर ये ज्यादा है, तुम जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट को बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा? इसकी ताकत बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये बोलेगा नहीं, अब नहीं, तू नहीं जा सकता है। सोचो तुम, मतलब जैसे कोई 4 लड़के एक साथ रहते हैं, ठीक है, फ्लैट में, जिसमें से एक ताकतवर है, ज्यादा पावरफुल है, या उसके पापा पॉलिटिशियन है या कुछ भी, तो बाकी के 3 उसके हिसाब से चलेंगे। वो नहीं चलेगा उनके हिसाब से, बाकी के 3 उसके हिसाब से चलेंगे। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, तो H बॉन्डिंग को डिक्रीज करेगा। H बॉन्डिंग को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि ज्यादातर समय ये इंटरेक्शन करने की कोशिश करेगा। ये बोलेगा नहीं, तेरे को नहीं करना है, मत कर, मैं करूंगा। ये बोलेगा मैंने बोला कि तू नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। तो बोलेगा ठीक है भाई साहब, नहीं कर रहा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होंगे? इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा कोशिश करेंगे वाटर से इंटरेक्ट करने की, ठीक है, और इस वाले हाइड्रोफिलिक पार्ट को रोकेंगे इंटरेक्शन करने से। इसीलिए हम बट इतना नहीं लिखते हैं, हम सिंपल शॉर्ट में लिख देते हैं, लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई? बिकॉज लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होगा? देखो, ये वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा होगा, तो ये क्या है? एक साइड में चुपचाप बैठा रहता है। लेकिन जैसे जैसे चेन वो बढ़ती चली जाएगी, अब वो क्या है? कभी इधर घूमने आ जाएगी, कभी उधर घूमने चली जाएगी। तो वाटर के मॉलिक्यूल को, अब मान लो ये चेन उठ के ऐसे घूमते घूमते यहाँ आ जाती है, ठीक है,
तुम बोलोगे सर एक आर ही तो दिख रहा है। अब मैं तुम्हें चेन दिखाता हूं, देखो मान लो ये है मेरे पास, चलो यहां CH2 रहने दो, यहां बनाओ, H हटाओ, चलो यहां से, ठीक है। अब वाटर का मॉलिक्यूल इससे H बॉन्डिंग करने के लिए आएगा, ये ऑक्सीजन से, ये CH3 है, ये CH3 है, ये सब बड़े बड़े ग्रुप है बेटा। स्टेरिक क्राउडिंग खड़ी कर देंगे यहाँ पे, तो दूर रहे, नहीं आने दे रहे तेरे को। कैसे होगी H बॉन्डिंग? आएगा बेचारा तब तो होगी, लेकिन ये तो आने ही नहीं दे रहे, पहले ही रोक दे रहे, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे H बॉन्डिंग डिक्रीज होती जाएगी। लोअर में ऐसा होता नहीं है, 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें इतना बवाल नहीं होता है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगी, सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर डिक्रीज होती चली जाएगी। क्यों? अभी हमने आपको दिखाया, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता चला जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल, या फिर ये भी लिख सकते हो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। से दोनों बातें सेम है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, यहां पे मॉलिक्यूलर मास ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रो H है, हाइड्रोफोबिक फोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक तो पता है ना तुम्हें, जो वाटर से फोबिया रखता हो, वाटर से डरता हो, वाटर से दूर रहे, ठीक है, मिक्स नहीं होगा कभी भी, उसके पास बैठा रहेगा लेकिन मिक्स नहीं होगा उसके साथ। समझ में आ गया? क्लियर? तो फिर मिक्स किस में होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स जनरली सॉल्युबल इन लेस पोलर सॉल्वेंट्स, जो जिनकी पोलरिटी थोड़ा कम होती है, क्योंकि उसकी पोलरिटी भी थोड़ा कम होगी। जनरली सॉल्युबल इन लेस पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर ले लो, बेंजीन ले लो, ठीक है, एल्कोहल में भी हो जाता है कभी कभी, क्लोरोफॉर्म ले लो, ठीक है, एटसेट्रा। समझ में आ गया बेटा? ओके। इसमें एक और पार्ट है बेटा, वो भी लिख लो, हाँ, बेंजोइक एसिड वाला। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात नहीं हुई ना, तो बेंजोइक एसिड का भी एक पॉइंट लिख लो। बेंजोइक एसिड जो होते हैं वो कोल्ड वाटर के अंदर पार्टली सॉल्युबल होते हैं, पूरी तरह सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। उसको हम केमिकल की लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में स्पेयरिंगली सॉल्युबल भी बोलते हैं। तो बेंजोइक एसिड्स आर स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, sparingly soluble in cold water, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है, and soluble in hot water and ethers etc, ये भी है, ठीक है। तो ये था बेटा सॉल्युबिलिटी का पार्ट, जिसमें हमने देखा कि 4 कार्बन तक के कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। दूसरा पार्ट देखा कि उससे हाई वाले जो हैं वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। क्यों डिक्रीज होती चली जाती है? क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज बढ़ता चला जाता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इंक्रीज करने की कोशिश करेगा वो। देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर जनरली सॉल्युबल लेस पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है, लेस पोलर सॉल्वेंट के साथ भी सॉल्युबल होते हैं, जैसे ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। बेंजोइक एसिड आर ऑल्सो स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर, और एल्कोहल ईथर जैसे सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल होगा। तो ये थी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।